हेलो नमस्कार। मैं सुमित शुक्ला हूँ और शाम को बज रहे हैं 4:30 यानी 4:30। विज्ञान एनसीईआरटी के कार्यक्रम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। ये केजीएस का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है और आप सभी जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के। तो चलिए सीधे तौर पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर हमने कल क्लास रोकी थी। वहीं पर हम बातचीत कर रहे हैं कि मानव सांस कैसे लेता है। मानव के सांस लेने की प्रक्रियाओं को सीख रहे हैं, उसके हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को देख रहे हैं कि सांस लेना केवल सांस को खींच करके, हवा को खींच करके मात्र ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल नहीं है। वास्तव में सांस लेना या ऑक्सीजन को अंदर करना, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है ऊर्जा यानी कि एटीपी बनाना। क्या है? ऊर्जा का निर्माण और एटीपी बनाना। कल की क्लास में हमने बातचीत की थी कि सांस लेना वास्तव में एक विघटनकारी प्रक्रिया है, यानी एज ए कैटाबोलिक प्रोसेस है, जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा होता है। और हमने एक तरीका आपको बताया था। तरीका वो ये था कि सांस क्या है, और सांस के साथ साथ हमने देखा था कि कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेसिप्रेशन क्या है। और हमने देखा था कि सेलुलर रेसिप्रेशन यानी कोशिका के भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया था, उस कोशिका के भीतर मौजूद होने वाले एक ऐसे अंग जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या हुआ, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने दो लोगों को आपस में लड़ा दिया। किसको? ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को। और इन दोनों को रिएक्ट करवा के रिजल्ट में क्या दिया? तो रिजल्ट में दिया एटीपी। क्या दिया? एटीपी दिया। और क्या दिया? H2O का वाष्प दिया यानी कि वेपर। और दिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसी एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं हमारे लिए? एनर्जी। तो सांस लेना एक तरीके से कोशिकीय श्वसन की जो मेन अवधारणा है उसके आधार पर निर्धारित होती है। ये बातें कल की क्लास में बहुत शानदार और स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया था। उम्मीद है कि आपने इसे नोट में रखा होगा, ये फिगर आपने देखा होगा। और हम आपको दो प्रकार की श्वसन प्रक्रियाओं को बताए थे। एक था एरोबिक रेसिप्रेशन और दूसरा था अन एरोबिक रेसिप्रेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन में आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में समझाया गया था। फिर हमने आपको कहा था कि ईस्ट एक प्रकार का बड़ा शानदार जीव है जो अन एरोबिक रेसिप्रेशन में बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने के कारण ये क्या कर रहा है, तो ध्यान देना कि ये जैसी सांस लेता है तो ये ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ नहीं पाता। ये जब सांस लेता है तो अपने सांस के बदले हमें क्या बना के देता है? एल्कोहल या एथिल एल्कोहल या एथेनॉल देता है। दुनिया की तमाम कंपनियां जो एल्कोहल बनाने की भूमिका में होती हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने कल भी कई बार बताया है। तो ये जो एल्कोहल बना या शराब बना, ये कौन बनाया? तो जवाब हो जाएगा इस एल्कोहल या शराब बनाने वाला कौन है? तो जवाब हुआ ये वही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ईस्ट, यानी कि बिना ऑक्सीजन के सांस लेने की व्यवस्था वाला जीव। तो खैर, आगे बढ़े और हमने दोनों में कुछ अंतर देख लिए थे। और अंतर देखने के बाद कल ही एक बात हो रही थी, और बात इस चीज़ की हो रही थी कि अगर ज़्यादा हम कसरत कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं, यानी कि खिंचाव और दर्द आ जाता है। इस क्रैम्प के पीछे आने का मकसद क्या है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होना। क्या होना? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होना। ये भी बात हुई थी कि या तो मसाज कर लो या तो गर्म पानी से नहा लो। मसाज करने और गर्म पानी से नहाने पर तत्काल हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में। और किस में? तो जवाब था वाटर में। और इस तरह से अगर इस पैर पर मालिश कर दिया जाए, जहाँ पर लाल लाल देख रहे हो, या इसे गर्म पानी से धो दिया जाए तो लैक्टिक एसिड का जमाव लगभग लगभग समाप्त हो जाता था। ये बातें हुई थी। मैंने आपको दिखाया था कि शुभमन गिल को इस बार के विश्व कप में कैसे क्रैम्प आ गया, और जो क्रैम्प आ गया तो बड़ी मुश्किलें हुई, वो नहीं खेल पाए। कल हम यहीं पर रुक गए थे और ये था ब्रीथिंग यानी श्वसन। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं। अब ये श्वसन है क्या? अब ये श्वसन है क्या, इस पर हम चर्चा करते हैं। श्वसन यानी कि सामान्य वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस खींचना, यानी कि ब्रीथ इन करना, यानी कि ध्यान देना क्या है, ब्रीथ इन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को बाहर निकालना,
यानी ब्रीथ आउट करना, और दोनों प्रक्रियाएं मिक्सचर होकर के क्या कहलाती हैं? ब्रीथिंग कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? ब्रीथिंग कहलाएंगी। तो अपनी कॉपी में परिभाषा दीजिएगा कि सामान्य वायुमंडल से, परिभाषा लिखेगा, सामान्य वायुमंडल से, सामान्य वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचना, यानी कि ब्रीथ इन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रीथ इन। तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, बाहर निकालना, यानी कि ब्रीथ आउट करना, ब्रीथ आउट, निकालना, संयुक्त रूप में श्वसन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? कलेक्टिव रूप में क्या कहेंगे? संयुक्त रूप में श्वसन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? श्वसन क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो सामान्य वायुमंडल से हमने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड हवा खींची, यानी ब्रीथ इन किया ऐसे, फिर बाहर निकाल दिया, यानी कि ब्रीथ आउट कर दिया। द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इज नोन एज अ ब्रीथिंग। ध्यान देना, द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्रीथ इन, यानी कि इन द केस ऑफ द ब्रीथ इन, air is a oxygenated air, and the case of the breathe out, air is a carbon dioxide mixed air, comes from our lungs, and the collective form of the breathe in and breathe out known as a breathing process। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया कि वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचा गया और CO2 वाली हवा को बाहर निकाल दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या कहा? हमने इसे एक तरीके से श्वसन की व्यवस्था के रूप में जाना, या इसी को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ठीक ठीक। अब क्या हुआ? अब दो तरह की बातें हैं, ध्यान देना, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। देखिएगा, जब हम सांस अंदर खींचते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते हैं, अंदर खींचते हैं, तो इसे कहा जाता है निहि श्वसन। क्या कहेंगे? निहि श्वसन। क्या कहेंगे? निहि श्वसन। और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, नोट 2 लिखेगा, देखिए, जब सांस को बाहर निकाला जाता है, सांस मतलब हवा, बाहर निकाला जाता है, जैसे अब ये खींच रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकालेंगे, जाता है, तो इसे कहते हैं उच्च श्वसन। क्या बोलेंगे? उच्च श्वसन कहेंगे। एक्सपिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। क्लियर? तो दो शब्द मिले, जैसे ब्रीथ इन, इंस्पिरेशन, ब्रीथ आउट, एक्सपिरेशन, ब्रीथ इन, इंस्पिरेशन, ब्रीथ आउट, एक्सपिरेशन, यानी कि नी श्वसन, उच्च श्वसन, नी श्वसन, उच्च श्वसन, इस तरह की व्यवस्था है। और इसी को बोलेंगे श्वसन की प्रक्रिया। क्या कह देंगे? श्वसन की प्रक्रिया। तो इतनी बातें नोट कीजिएगा, दोनों नोट, और ये बातें जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं अंग्रेजी में नोट कर लेंगे, और जो हिंदी में लिख रहे हो हिंदी में नोट कर लेंगे। अब क्या होगा? अब होगा कि यार ये ब्रीथिंग जो आपने कहा है, सारी बातें बताई हैं, उसको और समझाइए ना। तो ध्यान दो, हमने कहा कि मैं ब्रीथिंग इन करूंगा। क्या करूंगा? ब्रीथिंग इन करूंगा, या इसे कहा गया निहि श्वसन। क्या कहा गया? निहि श्वसन। फिर हमने कहा कि मैं ब्रीथिंग आउट करूंगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा उच्च श्वसन। क्या कहा जाएगा? उच्च श्वसन। ठीक है, तो हो क्या रहा है?
इसे हम कहेंगे इनहेलेशन। क्या कहेंगे? इनहेलेशन। तो ब्रीथ इन में क्या होगा? इनहेलेशन। क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। और ब्रीथ आउट में क्या होगा? एक्सेलेशन। क्या हो जाएगा? एक्सेलेशन। तो ये भी बनाना, एक्सेलेशन। तो क्या ये दोनों चित्र आप बना सकते हैं? ध्यान देना, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन में डायफ्राम चेक करना कैसा है। इनहेलेशन में डायफ्राम बिल्कुल अपनी समान अवस्था में है, यानी जो हमारा डायफ्राम है बिल्कुल सामान्य अवस्था में है कि नहीं? लेकिन जब एक्सेलेशन होगा, अंदर से हवा बाहर जाएगी, तो डायफ्राम देखिए दब गया। क्या हो गया? ऊपर की तरफ दबा हुआ है। तो यहां पर क्या है? यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम है ये क्या हुआ है? गुंबदाकार। कैसा हो गया है? गुंबदाकार हो गया, या ऊपर की तरफ दब गया है। क्या हो गया है? ऊपर की तरफ ये दब गया है। ठीक है। क्यों दबा? क्योंकि जब इसे दबाए हैं तो प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ा तो हवा बाहर निकल गई, और जब ये सामान्य है तो हवा अंदर आ गई। तो ये चित्र थोड़ा सा ध्यान देना बहुत शानदार तरीके से, कि ब्रीथ इन होगा तो क्या होगा? इनहेलेशन होगा। और इनहेलेशन होगा तो डायफ्राम कैसा होगा? बिल्कुल नॉर्मल। क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल। और हवा कैसी होगी? अंदर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ब्रीथ आउट होगा, तो ब्रीथ आउट होते ही एक्सेलेशन होगा, यानी कि उच्च श्वसन होगा, और तुरंत डायफ्राम हमारा एक गुंबदाकार रचना या बाइंड हो जाएगा ऊपर की तरफ। और जब बाइंड होगा तो ये प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ा देगा, दब जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक। तो हमारे फेफड़े की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग फंक्शन है, वो मुख्य तौर पर इस डायफ्राम के ऊपर निर्भर है। डायफ्राम नॉर्मल आएगा तो फेफड़े में हवा भर जाएगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ दबेगा तो फेफड़े से हवा बाहर निकल जाएगी। और यही क्रिया हो रही है, दब 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 दब। तो डायफ्राम का एक्टिव होना एक प्रकार की ये मस्कुलर मसला है, मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं मध्यच्छद पेशी। तो इतना तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर आप ये चित्र बना ले तो बड़ा शानदार आपको लगेगा कि ब्रीथ इन सांस लेते समय डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन, और सांस बाहर निकालते समय यानी एक्सेलेशन के समय डायफ्राम क्या हो गया? ऊपर की तरफ उठ गया है, जिससे कि फेफड़ा दब गया। और फेफड़ा जब दबेगा तो हवैया बाहर नहीं निकल जाएगी? तो निकल जाएगी। तो ये आपको समझना है। उम्मीद है ये दोनों चित्र आपके जहन में प्रवेश कर गए होंगे। तो उम्मीद है आप इसे बाद में भी बना सकते हैं, या चाहें तो अभी भी बना लें, जैसी आपकी मर्जी करें। तो ये दोनों चित्र बड़े शानदार हैं। कुछ करना थोड़ी है, ऐसे दो ठो फेफड़ा बनाना है। इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, एक फेफड़ा ये हो गया, एक ही इसके बगल हो गया। यहाँ पर दिखा दीजिए क्या? डायफ्राम। और दिखा देना कैसा होगा? सामान्य अवस्था। कैसी अवस्था? सामान्य अवस्था। और क्या लिख दीजिएगा? इसे कर दीजिएगा ब्रीथ इन। क्या हो जाएगा? ब्रीथ इन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनहेलेशन। क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। और हवा कहाँ चलेगी? अंदर। एयर कहाँ आ गई? अंदर आ गई। तो बस यही बनाना था। और डायफ्राम, इसे लिख दीजिएगा ये डायफ्राम है। तो आपसे यही पूछता है बार बार कि हवा अंदर लेते समय डायफ्राम कैसा होगा? सामान्य। और हवा बाहर निकालते समय डायफ्राम क्या होगा? ऊपर की हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक। ये चित्र तो समझ में आ गया। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं? लिखे हुए हैं, या हमें इसको लिखना है। लिखा है कि ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनहेलेशन and give out air rich in carbon dioxide with the help of the respiratory organ during breathing. These two process take place alternately. यानी कि सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लेना, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, और सांस लेने के दौरान श्वसन अंग की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर छोड़ा जाता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं बार बार होती हैं, यानी कि एक बार CO2 वाला हवा बाहर छोड़ेंगे और एक बार ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर ले लेंगे। तो ये बातें हम पढ़ते हैं। अब क्या होगा? लिखा है कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से सांस लेता है।
और हमारी कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज्यादा भोजन को तोड़ेगी, और क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये बात नीचे नोट करके लिख दीजिएगा कि whenever a person need to extra energy, he breathe faster so that more oxygen can be supplied in our cells, which speed up to break down the food, release the more energy। आपको पता है कि जो हमारा भोजन है क्या है, हमारा भोजन है वो है C6H12 और O6। और इसी भोजन को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। और अगर इसको दोनों को रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जवाब हो जाएगा एटीपी निकलेगा। और यही एटीपी क्या है, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। यदि ये ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए, इसकी मात्रा क्या कर दी जाए, मात्रा को ज्यादा कर दिया जाए, तो कॉमन सी बात है, बहुत स्पष्ट सी बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो भोजन का विखंडन भी ज्यादा होगा, है ना। और भोजन का जब विखंडन ज्यादा होगा तो तत्काल तरीके से बनेगा क्या, जवाब हो जाएगा बनेगा एटीपी। तो एटीपी जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए ये बात समझना है कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या करेगा, तेजी से इस तरह सांस लेगा। और जब सांस लेगा फिर ये क्लास बीपीएससी टीचर में हेल्पफुल रहेगा ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम में हर चीज के लिए हेल्पफुल रहेगा, परफेक्ट। ठीक, तो ध्यान देना, जब तेजी से सांस लेगा वो तो क्या हो जाएगा, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होगी। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना क्या हो जाएगा, भोजन का विखंडन क्या हो जाएगा, भोजन का विखंडन। सर प्रिंटेड नोट मिलेगा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी मुझे इतना ही पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बड़ी शिद्दत और बड़ी शानदार ईमानदारी से। और मैं आपको छात्र होने के नाते सलाह दूंगा कि केवल अपना नोट्स बनाइए। दुनिया में आज तक कोई प्रिंटेड नोट पढ़ के पास नहीं हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस तरह से सवाल करते रहोगे और मैं आपको रोज ऐसे बताता रहूँगा, है ना। तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मिलेगा भी तब भी। मेरे एक अध्यापक होने के नाते आपको अंतिम सलाह है कि मिले तभी ना लीजिए, केवल नोट्स अपने बनाइए। क्लियर हुआ ये, भोजन टूटा कैसे, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा भोजन और ज़्यादा ऊर्जा। तो इसीलिए जब हम बहुत कमवा कर देते हैं, इस तरह से करना शुरू करते हैं कि भाई यार दिक्कत हो रही है, क्या हुआ, ठीक। मैं बस समझाने के लिए सांस ले रहा हूँ, घबराओ नहीं। ये हमारे एडिटर महोदय घबरा के कह सर पानी लाए का। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम सांस, हाँ भाई बहुत थक गए हैं, क्यों, क्योंकि हम डीप ब्रीथ करते हैं। कहते हैं डीप ब्रीथ, एक शब्द क्या है, डीप ब्रीथ, है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यही है, क्या कहलाएगा, गहरी सांस। देखो ना, बैठी हैं मैडम, क्या हुआ है, डीप ब्रीथ, क्या, डीप ब्रीथ। और फिर छोड़ा, इनहेल एक्सेल, एक तो कसरत होती है, अनुलोम विलोम, क्या, अनुलोम विलोम। तो डीप ब्रीथ है क्या, इसको ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में, ध्यान देना, नॉर्मली यदि कोई व्यक्ति जब विश्राम अवस्था में है तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यही सवाल आता बार बार। तो अगर आप नॉर्मली बैठे हैं तो आप 1 मिनट में 15 से 18 बार, कितनी बार, 15 से 18 बार सांस लेते हैं। अधिक व्यायाम करने के दौरान सांस की जो दर है, रेसिप्रेशन रेट है, वो कितना हो जाता है, 35 मिनट, यानी कि 25 बार प्रति मिनट। 18 से 25 हो जाएगा, आप हाँफना शुरू कर गया इस तरह करोगे, क्यों, क्योंकि भाई 25 बार हो गया। नॉर्मली हम कितना ले रहे हैं, 15 से 18 बार ले रहे हैं, कई बार 16 बार होता है, तक बढ़ जाती है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि कई बार गहरी सांस लेते हैं, और इस तरह से क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। समझ में आया। और ज्यादा सजिए भोजन ना, तो भोजन नहीं लोगे तो फिर जो ऊर्जा शरीर में संग्रहित है वो टूटेगी, वसा संग्रहित है वो टूटेगी, और आप दुबले पतले हो जाओगे। क्या हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम भोजन करते हैं वो टूट जाता है, ठीक है ना। ठीक, ध्यान देना। इस प्रकार जब कोई डीप ब्रीथ लेता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा ग्रहण करेगा, है ना। तो लिखेगा एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इनहेल एंड एक्सेल ऑन एवरेज इज 15 to 18 times in a minute. Okay, with excessive exercise, is respiratory rate can be increased up to
25 times in a minute. When exercise, we not only breathe but faster, but we also breathe deeper. हम तेज तेज नहीं, बल्कि एक होता है ये वाला। तो ये जो गहरी सांस ली गई, ये आराम के लिए, किसके लिए? आराम के लिए ली गई, कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। तो हम जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम फास्ट ब्रीथिंग भी करते हैं और डीप ब्रीथिंग भी करते हैं, और इस दौरान हमारी जो ब्रीथ रेट है कैसी हो जाएगी? तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी 15 से 18 की बजाय 25। कितना? 15 से 18 के बजाय 25 के आसपास बढ़ जाती है। क्लियर? तो इसे फटाफट हिंदी वाले हिंदी में और अंग्रेजी वाले दोस्त अंग्रेजी में नोट करें। तो बस काम काम की चीजें नोट करनी है कि 1 मिनट में 15 से 18 बार, अधिक व्यायाम करने पर 25 बार, है ना? ऐसे लिखते चलो। लिखिएगा, व्यायाम करते समय तेज सांस और गहरी सांस दोनों लेते हैं। इससे क्या उद्देश्य हो जाएगा? ज्यादा ऑक्सीजन क्या मिलेगा? ज्यादा ऑक्सीजन, है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। अब सवाल आता है कि ठीक है, आप जो कि गुरुजी बता दिए, ये हम सांस लेते कैसे हैं, है ना? हम सांस लेते कैसे हैं? अगर लिखिएगा फास्ट एंड डीप के साथ, कैसे हो सकता है? हाँ, ठीक। देखिए, हम सांस कैसे लेते हैं, तो एक फिगर मेंटेन कर लीजिएगा, है ना? एक फिगर बना लीजिएगा, जैसे मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ऐसे मान के चलना कि ये एक चित्र है जो कि आपकी समझ को बढ़ाएगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपको इसे समझने के लिए। इस तरह से अगर हम एक फेफड़े की रचना कर लें तो हमें लगभग सभी अंगों के बारे में कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, और जब बातें समझ में आ जाएंगी तो ही हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो अस्पष्ट होगा। तो अब यहाँ पर एक फिगर और बना लीजिएगा। हमें इन अंगों के बारे में नामकरण करते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देना, ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये नाक और नसिका होती है। क्या होती है? नाक, अथवा इसे हम नसिका कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसे हम नोजल क्या बोलते हैं? नजल कैविटी के तौर पर। क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी के तौर पर जानते हैं, ये लिखा हुआ है। थोड़ा और आएंगे तो यहाँ पर जो हमें हिस्सा मिलेगा, ये वाला, ये ग्रसनी का हिस्सा। किसका है? ग्रसनी का भाग है, और इसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स के तौर पर जानते हैं। और थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर एक हिस्सा आपको दिखेगा जिसे कहा जाता है स्वर यंत्र। क्या कहा जाएगा? जहां से आवाज आ रही है, और इसे कहते हैं लेरिंग्स। क्या बोलेंगे? लेरिंग्स। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको ये हिस्सा दिख रहा है थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं बिंड पाइप। क्या बोलेंगे? बिंड पाइप के तौर पर जानते हैं, या श्वास नली क्या कहेंगे? श्वास नली कहते हैं। और थोड़ा और नीचे आएंगे, या अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रैकिया भी क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया कहा जाएगा। ट्रैकिया के और नीचे आओगे तो हमें ये लंग्स मिले। क्या मिलेंगे? ये लंग्स मिलेंगे दो, एक दाहिना और एक बायां। ये राइट है और ये लेफ्ट है। जब आप ट्रैकिया को और डिवाइड करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, अंदर में कुछ ऐसे ही गुब्बारे नुमा रचना में डिवाइड हो जाता है। आई थिंक आप चित्र को स्पष्ट तरीके से समझ रहे हैं। और ये दोनों जो भाषा है, यानी कि दोनों हिस्से जो अगल बगल बट गए हैं, इन्हें कहते हैं हम श्वसनिका या ब्रॉन्ची। क्या बोलते हैं? तो इनका, ये एक है, ये दो है, एक और दो कर दे रहा हूं, एक और दो मिला के इनको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ची के तौर पर जानते हैं, या हिंदी में कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका या श्वसनी के तौर पर जानते हैं। और ब्रॉन्ची के बाद ये जो गुब्बारा आपको दिख रहा है ना, गुब्बारे नुमा रचना, दरअसल इसे कहा जाता है एल्बियोली। क्या बोलते हैं? इसे हम एल्बियोली के तौर पर जानते हैं, या हिंदी में कहते हैं वायु कोश। क्या कहेंगे? वायु कोश के रूप में जानेंगे। तो नाम और चित्र बना लीजिएगा। और ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है एक डायाफ्राम, जो कि अभी अभी आपने लिखा है। क्या है ये? डायाफ्राम है ये। तो ये चित्र चाहे आप ये वाला बना लें, चाहे आप इससे पहले बना लें, है ना?
सर आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? हम वही 100 गिनती तक रोक सकते हैं, इसके ऊपर तो हिम्मत ना है मेरी। आप कितनी दूर रोक सकते हो? चलिए। तो नामकरण क्लियर हुआ। सबसे ऊपर क्या है, नाक या नसिका। उसके बाद क्या है, ग्रसनी। आप यहाँ से बना सकते हैं, ये भी चित्र सेम है, हमने जो बनाया वो भी सेम है। उसके बाद क्या है, ये है बिंड पाइप या ट्रैकिया। फिर ब्रॉन्ची है, और उसके बाद हमें मिलेगा एल्बियोली, और फिर क्या मिलेगा, डायाफ्राम। क्या मिल जाएगा, डायाफ्राम मिल जाएगा। तो क्या क्या हुआ, अगर हम आपको इन अंगों को फिर से स्पष्ट करें तो क्या क्या मिला हमें। पहला मिला नसिका। क्या मिला, नसिका। दूसरा क्या मिला, ग्रसनी। क्या मिला, ग्रसनी। तीसरा क्या मिला, सौर यंत्र। क्या मिल गया, सौर यंत्र या लरिंग्स। चौथा क्या मिला, तो जवाब हो जाएगा कि यह है ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया, या इसे हम कहते हैं श्वास नली। क्या बोलेंगे, श्वास नली कहेंगे। इसके बाद क्या मिला, तो पांचवा मिला श्वसनी। क्या मिल जाएगा, श्वसनी मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ची। क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ची। और इसके बाद क्या मिला, तो वो है वायु कोश। क्या है, वायु कोश है, इसे हम कहते हैं एल वियोली। क्या बोलेंगे, एल वियोली के तौर पर जानेंगे। और वायुकोश आदि से मिल करके 7 नंबर पर यह है आपका अलग भाषा में जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। और 8 नंबर अकेले में क्या है, तो पूरा हिस्सा अगर देखा जाए तो पूरा भाग जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो है फेफड़ा यानी कि लंग। तो हमारे पूरे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात रही है वो कौन कौन सी रही है, तो आप देखिएगा नजल कैविटी है। क्या है, नजल कैविटी है। फिर क्या है, फेरिंग्स है। और क्या है, लरिंग्स है। इसके बाद क्या है, ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया है। फिर क्या है, ब्रॉन्ची है। क्या है, ब्रॉन्ची है। एल्वियोली है, और डायफ्राम है, और क्या है, लंग है। तो टोटल आउट ऑफ 8 पार्ट इज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। टोटल आउट ऑफ 8 पार्ट इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इन 8 के नाम उम्मीद है अपने चित्र बनाए होंगे और लिख भी लिए होंगे। नसिका, ग्रसनी, और स्वरयंत्र, ट्रैकिया, श्वसनी, वायुकोश, डायफ्राम, और पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, लंग्स यानी फेफड़ा। लंग्स यानी फेफड़ा, लंग्स यानी कि फेफड़ा। अब आगे बढ़े, उम्मीद है आपने लिखा भी होगा और बना भी लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं। तो वही बातें जो मैंने आपको इसके पहले समझाई उसी को डिजाइन किया गया है। कैसे, यहाँ पर देखिए रेसिपिरेटरी ट्रैक कौन कौन से है, तो नॉस्ट्रिल और नजल है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रॉन्ची और ब्रॉन्चियोल्स है, एल्बियोली है। और अकेले कौन सा अंग है, तो ध्यान देना अंग कौन है आपका, फेफड़ा। क्या है, अंग है फेफड़ा। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा उसी के जहां पर आप लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और नीचे नोट लिखिएगा। लिखिए लंग, लंग्स कई लाख, कई लाख एल्वियोली, लंग्स कई लाख एल्वियोली से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। और एल्बियोली ही, और एल्बियोली ही यानी कि वायुकोश ही फेफड़े की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक, लंग्स की क्रियात्मक स्ट्रक्चरल, फेफड़े की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कैसी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो याद रखिएगा, द यूनिट ऑफ द लंग्स इज नोन एज एल्बियोली, नोन एज एल्बियोली।
वो आपको याद है ना, जो गुब्बारे नुमा रचना आपको दिख रही थी अभी, है ना, बिल्कुल गुब्बारा जैसा गोल गोल। तो यही था एल वियोली। क्या था? एल वियोली के तौर पर था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, लंग्स या फेफड़े की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? एल्वियोली। क्या कहलाएगी? एल्वियोली कहलाएगी। अब थोड़ा मैं आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि व्हाई alveoli is a structural and functional unit of the lung. Why alveoli is a structural and functional unit of the lung. ये बात आपने लिख लिया। नीचे एक फिगर मेंटेन करना है, यानी कि चित्र बनाना है, और उसी के आधार पर हमें समझना है। तो ऐसे समझना, मान के चलो कि ये अपना फेफड़ा था, जिसका चित्र हम आपको कई बार बना करके दिखा रहे हैं, और इसी में आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि अपना एल्वियोली, ये एल्वियोली, ये वाला एल्वियोली हिस्सा, यानी कि अगर मैं एक एल्वियोली बाहर निकालता हूं तो कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे छोटा वाला गुब्बारा आता ना मेला में निशान लगाने वाला, बंदूक से निशाना मारते हैं 10 का 5, वैसे ही गुब्बारे नुमा रचना है। अब ध्यान देना, इस एल्वियोली के किनारे किनारे पतली पतली रक्त नलिकाएं कैसी होती हैं? बहुत पतली पतली, ये है रक्त नलिका। क्या है? रक्त नलिका है। इस बात को समझना, यानी कि ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय एल्वियोली में ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर आती है। क्या आएगी? अंदर आएगी। और सांस को जब बाहर निकालते हैं तो इसी एल्वियोली से CO2 युक्त हवा क्या होती है? आउट होती। क्या होगी? आउट होगी। और इन कौन सी होंगी? तो इन होंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्यों ऐसा होगा? दरअसल जो ब्लड, ये आप रक्त नलिका देख रहे हैं, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है ना, ऐसे समझना, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इसके किनारे से निकलता है, और जब ये बाहर जा रहा होता है तो ये ब्लड कैसा हो जाता है? ये ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड बन जाता है। अब कैसे हुआ वो आप इन और आउट से समझ गए होंगे। क्या होगा? इसका जो CO2 है वो अंदर चला जाएगा, और इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना? एल्वियोली का कितना नंबर है? तो लगभग लगभग एक फेफड़े में लाखों की संख्या में, कितना? लाखों की संख्या में एल्वियोली हैं। लाखों की संख्या में एल्वियोली हैं। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है? तो नीचे ये चित्र बना करके नीचे नोट लिखेगा कि हमारे फेफड़े का एल्वियोली, हमारे फेफड़े का एल्वियोली वास्तव में CO2 व O2 का आदान प्रदान करता है। का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को किसे बदल देगा? तो जवाब है, को ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलता है। युक्त रक्त में बदलता है। ठीक है, इस बात को पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एल्वियोली ट्रांसपोर्ट द गैस, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एक्सचेंजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सर आप जो लिखे हैं सिर्फ वही नोट करना है। अब आप समझदार हो इतने कि क्या नोट करना है। ये चित्र बन गया। तो जो एक एल्वियोली हो कर क्या रहा है? O2 को खून में डाल रहा है और CO2 को बाहर निकाल दे रहा है। O2 को ब्लड में निकाल रहा है
CO2 कहाँ से आया? ये शरीर में बन जाता है। अब जब आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी। अभी ध्यान देना कि जो हम भोजन किए थे ना, अब सवाल देखना, बड़ा अच्छा सवाल है ये, कि जो ग्लूकोज टूटा था C6H12O6 किससे क्रिया होकर के? ऑक्सीजन से। तो बना क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड बना नहीं था और H2O बना नहीं था। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कहाँ मिल जाएगा जाके? ये मिल जाएगा ब्लड में। अब इसी को हमें बाहर निकालना है ना, तो जो बाहर निकालना है तो यही ब्लड, ये वाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और कहाँ मिल गया? खून में। तो कैसा खून हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो गया। तो जितना हम भोजन करते हैं, जितना हम भोजन करते हैं उतना ज़्यादा शरीर में CO2 बनाते हैं, और उतना CO2 हमें क्या करना होगा? सांस के माध्यम से और फेफड़े का सहारा लेकर के बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत गूढ़ और मजेदार बातें हैं ये। अगर आप वाकई में समर्पित भाव से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। और मैंने तो आज से निर्णय ले लिया कि आपका एक भी कमेंट अगर अमौलिक दिखा तो ना तो मैं उस पर हाँ कहूंगा और ना ही ना कहूंगा। मैं देख रहा था कि केवल आपकी ही क्लास में इस तरह की समस्या उठ रही थी, तो मैं कल बैठ करके इसको जज किया, रिसर्च किया इस पर कि इस तरह के जो कमेंट वाले हैं या इस तरह के लोग हैं ऐसा क्यों करते होंगे। तो फिर कई बार मुझे इसका एहसास हुआ कि अभी बच्चे हैं ये, इनको भी उतना नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, अगंभीर टाइप के लोग हैं। मैंने इस क्लास, आपकी ही क्लास के जुड़े हुए करीब 50 लोगों से सर्वे किया कि मामला क्या जा रहा है इसमें। तो मामला यही गया कि वो जो अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगंभीर व्यक्ति हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बैच सस्ती है तो कोई भी ले सकता है इसको। तो इसलिए आज से मैंने निर्णय ले लिया कि क्लास के दौरान केवल पढ़ें, तो जिनको पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, उनके लिए बेहतरीन है। तो बाकी के लिए क्या कर सकते हैं? तो उनको हम कमेंट का कोई जवाब ही नहीं देंगे। और जवाब देंगे नहीं, ये भी नहीं कि इनको ब्लॉक करो, पर जी 2 4 10 बार लिखेंगे, लिख के शांत हो जाएंगे। तो ये तरीका है, बाकी समझने का अच्छा तरीका है, इसको समझते रहिए। आगे बढ़े। हमारे फेफड़े में एल्बियोली क्या कर रहा है? O2 और CO2 का आदान प्रदान। इसलिए कहते हैं कि फेफड़ा गैसों का बाजार है। क्या है भाई? बाजार में हम पैसा देंगे, आप हमें सामान दोगे, तो पैसा और सामान का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि फेफड़ा गैसों का मार्केट है। तो क्या कहेंगे कि फेफड़ा गैसों का बाजार है। क्या है? गैसों का बाजार। तो आपसे अगर कोई पूछे इस शरीर में गैसों की बाजार कहाँ लगती है, तो जवाब हो जाएगा फेफड़े में। और किसके पास? तो जवाब हो जाएगा एल्बियोली के पास। किसके पास? एल्बियोली के पास। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब ध्यान देना, लिखा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इसको नोट डाल दीजिएगा नीचे, ये बातें अगर हो गई होंगी तो एक नोट डाल दीजिएगा। लिखा है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, रिप्स मूव अप एंड अप आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन, which increase space in our chest cavity, and air rushes into lungs and fill them with air। ये जो बातें हैं इसको हिंदी में समझते हैं कि क्या हुआ। तो ये कहा गया कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, यानी कि इनहेलेशन कर रहे होते हैं, तो इस दौरान नीचे का जो डायाफ्राम है, नीचे का जो डायाफ्राम है ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। और सामान्य अवस्था में आने से क्या होगा? नीचे की तरफ आता। कैसा आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और जब नीचे की तरफ आएगा, ये डाउन होगा, तो तत्काल हमारा जो लंग है, फेफड़ा है, इस फेफड़े में क्या हो जाएगा? अधिक स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिक स्थान बन जाएगा। और जैसे ही अधिक स्थान बनेगा, तत्काल हवा कहाँ आ जाएगी? फेफड़े में। ऑक्सीजन युक्त हवा क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन युक्त हवा प्रवेश कर जाएगी। तो यही कहा गया है कि जब हम सांस लेते हैं, अब इसको नीचे नोट डाल दीजिएगा, वही बातें जो भी चित्र में बताया था वही बात दोबारा लिखनी है, लिखिएगा। जब हम सांस लेते हैं, जब हम हवा को अंदर खींचते हैं, जब हम हवा को अंदर खींचते हैं, अंदर खींचते हैं, अर्थात अर्थात निः श्वसन करते हैं, निः श्वसन करते हैं,
तो तो हमारा डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है और सामान्य हो जाता है, और सामान्य हो जाता है। ठीक है, सामान्य हो जाता है। देखिए, इससे फेफड़े में और जगह बन जाती है, फेफड़े में और जगह बन जाती है, फेफड़े में और जगह बन जाती है, तथा हवा प्रवेश करती है, हवा प्रवेश कर लेती है। तो सारा खेल किसका रहा? तो जवाब हुआ कि डायाफ्राम का नीचे जाना। क्या रहा? डायाफ्राम का नीचे जाना, डायाफ्राम का नीचे जाना। इसे नोट कर लीजिएगा कि ज्यादातर जो काम हुआ वो क्यों हुआ? डायाफ्राम जैसे नीचे जाएगा, फेफड़ा थोड़ा जगह करेगा और हवा अंदर घुस जाएगी। तो अब आपसे यहां से सवाल कैसे बनेगा कि हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम क्या करेगा? तो सवा हवा अंदर लेते समय डायाफ्राम नीचे जाएगा। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक पेशी है जो हमारे फेफड़े के नीचे लगी है। क्या है? डायाफ्राम एक पेशी है जो हमारे फेफड़े के नीचे लगी है, जो कि इस तरह से करती है, ऐसे। तो अब ये ऐसे उठ जाएगी तो फेफड़ा दब जाएगा, ऐसे बैठ जाएगी तो फेफड़ा नीचे आ जाएगा, फेफड़ा नीचे आ जाएगा। और जब दब जाएगी तो फेफड़ा जब नीचे आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा तो हवा भर जाएगी, और उठ जाएगी तो फेफड़ा दब जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो आकार छोटा होगा, हवा बाहर आ जाएगी। तो वही बात दूसरी कही गई है, उसको देखते हैं। कहा गया है कि सांस छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर चलती हैं, जबकि डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे छाती गुहा का आकार कम हो जाता है और फेफड़े में हवा बाहर निकल लेती है। यानी कि ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या हुआ? ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिप्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्राम मूव अप टू फॉर्मर पोजीशन। जैसा था वैसा बन गया। which reduce the size of the chest cavity and process air out from lungs। इस बार क्या हुआ? इस बार जब हमने हवा को बाहर निकालने की कोशिश की तो हमारा डायफ्राम जो कि नीचे गया था वो कैसा आ गया? थोड़ा सा ऊपर आ गया, यानी इस तरह हो गया। जो हमारा डायफ्राम था इस बार क्या हुआ? अप आ गया। कैसा हुआ? अप आ गया। और अप आकर के पूर्ववत अवस्था में कैसा हो गया? पूर्ववत अवस्था में पहुंच गया। और जब ये पूर्वोत्त अवस्था में पहुंच गया तो क्या हुआ? फेफड़े पर प्रेशर पड़ा, यानी कि फेफड़े पर दाब बढ़ा, फेफड़े का दाब बढ़ा दिया गया, प्रेशर बढ़ा दिया गया। और जब फेफड़े का दाब बढ़ा दिया गया तो हवा क्या हो गई? एयर आउट हो गई, यानी कि हवा को हम आउट कर देंगे। ये चित्र बनाना और लिख दीजिए। तो डाउन में फेफड़ा नीचे और अप में फेफड़ा ऊपर, और फेफड़ा ऊपर तो क्या हो गया? ये अपनी फार्मर पोजीशन में आया, पूर्वोत्त अवस्था में आया। और जब ये पूर्वोत्त अवस्था में आ गया तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अब क्या होगा? फेफड़े का आकार छोटा होगा, फेफड़े में प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो जिस गैस के सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा होता है उसकी हवा बाहर निकलती है। दबाओगे तो, कभी गैस सिलेंडर दबाया तो प्रेशर नीचे ज्यादा है, दबाओगे तो हवा बाहर आ जाएगी। तो जब हम प्रेशर को क्या करेंगे? प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो हवा बाहर आएगी, और प्रेशर कम करेंगे तो हवा अंदर आ जाएगी। इसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं आगे। अब सवाल है कि सांस के दौरान हवा में क्या क्या मौजूद होता होगा। ध्यान देना, यहां से सवाल बनेगा। जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो दो ही तो व्यवस्था कर रहे हैं। क्या?
एक कर रहे हैं कि हम ब्रीथ इन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रीथ इन कर रहे हैं, यानी कि इनहेलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेलेशन कर रहे हैं, यानी कि निःश्वासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निःश्वासन कर रहे हैं अंदर, यानी कि हवा को अंदर खींच रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, या हम उच्च श्वसन कर रहे हैं, यानी हवा को बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवा को बाहर निकालना। तो इसमें एयर क्या हो रही है? एयर बाहर जा रही है इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में एयर क्या हो रही है? तो इस व्यवस्था में एयर अंदर आ रही है। अब ध्यान देना, जब हम हवा को अंदर करते हैं तो इस दौरान 21% ऑक्सीजन, क्या 21% ऑक्सीजन और 78.09% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीजों को अंदर लेते हैं। ध्यान देना, ड्यूरिंग इन ब्रीथ इन या इनहेलेशन हम ये गैस अंदर कर रहे हैं, ये तो आप पहले भी जानते होंगे। और दूसरा, जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो हम 17% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, 78.09% मात्रा में नाइट्रोजन की सेम वैल्यू बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आमतौर पे बहुत क्रियात्मक नहीं है, तो जितना अंदर जाती है उतनी बाहर आती है, कोई क्रिया करती ही नहीं। और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अब आपको कहाँ से बनी है? तो जो भोजन टूटा है, याद है ना, भोजन के विखंडन से ये क्या हुई? ज्यादा मात्रा में बननी शुरू हो गई, तो इतना हम बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर आप एक बात देख रहे हो यहाँ पर कि मैं दोनों में तुलनात्मक आपको दृष्टिकोण दिखाऊं, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण यह है कि ये लिया कितना आपने? 21% ऑक्सीजन, और बाहर निकाला कितना आपने? तो 17%। यूज कितना हुआ? तो केवल 4% ऑक्सीजन ये हम उपयोग में लेते रहते हैं, ये हम उपयोग में लेते रहते हैं, बाकी हम बाहर निकाल देते हैं। इसे बनाइएगा, इसे बनाइएगा। तो हवा जो हम ले रहे हैं वो अंदर जो आ रही है वो 21% ऑक्सीजन से है, 78% नाइट्रोजन है इसमें, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और हवा जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें 17% ऑक्सीजन है और 78.09% नाइट्रोजन है, और 4% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल होती है। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। अगला जो टॉपिक है वो है कि यार ये बताओ कि इंसान तो सांस वांस ले लिया, ये हमारा कुकुर, बिलार, मेढक, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, ये कैसे सांस लेते हैं? तो ध्यान दें, जो बड़े प्राणी हैं जिनका आकार बड़ा है, जैसे मान के चलो कि लिखिएगा जानवर, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप, पक्षी, इन सभी में क्या होगा? फेफड़े पाए जाते हैं, और इनके पास चेस्ट कैविटी भी होती है, यानी कि वक्ष गुहा। क्या होती है? वक्ष गुहा भी होती है। और कैसे? इंसान की तरह। तो ये सब किससे लेंगे सांस? तो याद रखिएगा, हाथी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, मुर्गी, यहाँ पे क्या है? फ्रॉग, मतलब क्या है? अरे मेढक, छिपकली, सांप, सभी पक्षी में लंग्स यानी फेफड़े पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे मनुष्यों की तरह सांस लेते हैं। किसकी तरह?
लाइक ए ह्यूमन रेसिप्रेट करते हैं, लाइक ए ह्यूमन रेसिप्रेट करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जो काकरोच होते हैं ये अलग व्यवस्था होती है। क्यों? काकरोच में स्पैरिकल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पैरिकल होते हैं, और इनमें ट्रैकियल ट्रक बना होता है। क्या? ट्रैकियल ट्रक बना होता है। तो स्पैरिकल और ट्रैकियल ट्रैक का इस्तेमाल करके, आप देखिए ना, ये जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं स्पैरिकल है और ट्रैकियल ट्रक है, इनका इस्तेमाल करके सांस लेते हैं। अब अगर समझें तो लिखा है काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र बने होते हैं। अन्य कीटों की तरह अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम श्वास रंध्र या स्पैरिकल कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वास रंध्र या स्पैरिकल के तौर पर जानते हैं। क्या जानेंगे? श्वास रंध्र या स्पैरिकल के रूप में जानते हैं। अब लिखा है कीटों में गैस के विनियमन के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? श्वास प्रणाली, और इसे क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? वातक या ट्रैकिया। तो याद रखिएगा कि अगर हमसे कोई पूछे कि काकरोच की सांस लेने के तरीके क्या है, तो जवाब हो जाएगा कि इसमें स्पैरिकल्स होते हैं और ट्रैकिया या वातक नलिकाएं क्या होती हैं? वातक नलिका होती है, ट्रैकिया होते हैं। और दूसरा क्या होता है? जवाब हो जाएगा श्वास रंध्र। क्या होंगे? श्वास रंध्र होते हैं। और इन्हीं दोनों का सहयोग करके जो हमारे पास तिलचट्टे हैं, कॉकरोच हैं, या अन्य प्रकार के जो हमारे पास कीट होते हैं वो सांस लेते हैं। अब सवाल आता है कि केचुआ कैसे सांस लेता होगा? तो ध्यान देना, केचुआ अपनी त्वचा का, किसका? त्वचा का सहारा लेता है। किसका? त्वचा का। केचुए का वो हिस्सा जो हल्का ब्लैक कलर में होगा, ध्यान देना, केचुए का वह भाग जो हल्का काला या गाढ़े रंग में होगा, ध्यान देना, काला या गाढ़ा रंग होगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी। केचुए का वह हिस्सा जो थोड़ा सा, ध्यान देना, हल्का सा तुलनात्मक रूप में मोटा भाग होगा, और दूसरा हल्का लाल भाग होगा, लाल कलर में, यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन होता है। लिखा है अर्थवार्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालते हैं और क्या खींचते हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन खींचते हैं। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा। तो स्किन मस्ट बी मॉइस्ट, बशर्ते क्या होनी चाहिए? इनकी जो त्वचा है, तो त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, है ना, त्वचा के साथ सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि काफी ज्यादा नमी युक्त त्वचा कैसी होनी चाहिए? नमी युक्त त्वचा होनी चाहिए। इसीलिए केचुए मिट्टी में घुस करके अपनी त्वचा को नम बनाए रखते हैं। जो हिस्सा काला दिखेगा वो हिस्सा CO2 वाला है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, और जो हिस्सा हल्का मोटा और लाल दिखेगा वो ऑक्सीजन को खींचने वाला हिस्सा होता है। उम्मीद है कि आपने केचुए के रेसिप्रेशन की व्यवस्था को समझ लिया होगा, है ना। आइए बढ़ा जाए। अगला है कि ये मेढकवा कैसे सांस लेता होगा। देखो, मेढक का चित्र बहुत ध्यान से देखो। मेढक बड़ा बदमाश है, इतना बदमाश है कि 3 जगह से सांस लेता है। देखो, पहली जगह इसका पीठ देख रहे हो, ये इसकी त्वचा है। क्या है? त्वचा है। ऐसी हालात में ये त्वचा के द्वारा सांस लेगा और ऑक्सीजन अंदर करेगा और CO2 बाहर कर देगा। कब? जब इसका मन करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मेढक के पास फेफड़ा भी होता है। मेढक के पास फेफड़ा भी होता है। अब क्या करेगा? यानी कि लंग का भी इस्तेमाल करेगा और ये ऑक्सीजन अंदर लेगा और CO2 बाहर निकाल देगा। मेढक के पास, ध्यान देना, मौका मिलने पर कैविटी क्या होता है? माउथ कैविटी भी होता है। माउथ कैविटी, कई बार ये लाई के गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? लाई के गिल्स होते हैं। और ये माउथ कैविटी का भी सहारा लेकर के कई बार सांस लेने की कोशिश करता है। तो ध्यान देना, लिखा है frogs also breathe their skin which is moist and slippery but they also have a pair of the lungs just like a human being। यानी कि मेढक अपनी त्वचा से भी सांस लेता है, लेकिन इसके पास इंसानों की तरह 2 जोड़ी फेफड़े भी पाए जाते हैं, और मौका मिलने पर ये फेफड़े का इस्तेमाल करके सांस लेगा और दोबारा
अगर मौका मिलता है तो ये माउथ कैविटी या लाइक गिल्स स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ये 3 तरह से सांस लेते हैं और ये एम्फीबियस हैं, पनियों में रहते हैं, जमीनियों में रहते हैं, दब के भी रहते हैं, खुल के भी रहते हैं। मतलब अद्भुत प्राणी बनाए गए हैं फ्रॉग्स यानी मेढक। यही है एनसीईआरटी का मजा। जो समझा वो पाया, जो नहीं समझा वो मुस्कुराया, है ना। तो आज की क्लास अब यहीं तक रहेगी, क्योंकि समय कह रहा है कि अब यहीं पर रोक लिया जाए। कल पुनः मुलाकात होती है। कल तो रविवार है, कल मुलाकात होगी नहीं, सोमवार को पुनः मुलाकात होगी। तब तक